सरफेस टेंशन लिक्विड की सरफेस की प्रॉपर्टी है, तो उसको अपन डिफाइन करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड by virtue it tries to minimize its surface area and the of the liquid surface of the liquid behaves like a stressed membrane। लिक्विड के सरफेस की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण लिक्विड सरफेस है वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करना चाहती है, और उसके कारण जो लिक्विड की सरफेस है एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह लगती है, उसको सरफेस टेंशन कहेंगे। जैसे अपन कह रहे कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल किया है, ये जैसे इस टाइप से लिक्विड है, लिक्विड फिल किया है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक लाइन अपने ड्रॉ की, एल लेंथ की लेंथ है, तो हम क्या कहेंगे कि सरफेस टेंशन को अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसको सरफेस टेंशन कहेंगे। तो पर यूनिट लेंथ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द लिक्विड सरफेस is called surface tension। Force per unit length of the liquid surface is called surface tension। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन T है वो फोर्स अपॉन लेंथ के इक्वल होगा, F अपॉन L के इक्वल होगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये सरफेस टेंशन को S से भी डिनोट करते हैं और T से भी डिनोट करते हैं। उसकी ऐसा यूनिट अगर देखें तो ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। अगर डायमेंशन फार्मूला देखें तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो m1 L1 T माइनस टू अपॉन मीटर का L1, तो ये अपने को मिला m1 L0 T माइनस टू के इक्वल होगा। ये सरफेस टेंशन उसका डायमेंशन फार्मूला है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब लिक्विड की सरफेस पर अगर एक लेंथ अपन ड्रॉ करें और उसके यूनिट लेंथ पर जितना फोर्स लगेगा उसको अपन सरफेस टेंशन कहेंगे। जैसे एक इंसेक्ट है, वो लिक्विड या वाटर की सरफेस पर क्रॉल कर सकता है, चल सकता है, वो ड्यू टू किसके कारण पॉसिबल है, तो हम कहेंगे सरफेस टेंशन के कारण। एक एंट जो है पानी की सरफेस पर चल सकती है, उसका रीजन क्या है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण उसके सरफेस टेंशन के कारण अपन कह रहे कि लिक्विड सरफेस एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, जिसके कारण वो इजीली उस पर क्रॉल कर सकती है। अभी अपन कह रहे कि सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉलिक्यूलर थ्योरी दी गई कि बेसिकली सरफेस टेंशन होता है क्या है, और सरफेस टेंशन केवल सरफेस की ही प्रॉपर्टी है, सरफेस के अंदर या लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको अपन एक मॉलिक्यूलर थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी। मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर सरफेस टेंशन।
molecular theory for surface tension. अभी सरफेस टेंशन के लिए मॉलिक्यूलर थ्योरी किस टाइप से अपन एक्सप्लेन करेंगे वो अपन देख रहे हैं। ये जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर बेटा लिक्विड फिल किया है। अब इस कंटेनर में तीन डिफरेंट पार्टिकल लिया, एक पार्टिकल ये जैसे ए है, दूसरा पार्टिकल ये बी हमने लिया और तीसरा पार्टिकल सी सरफेस पर है। अगर मैं ए पार्टिकल की बात करता हूं तो ए पार्टिकल पर इधर वाले मॉलिक्यूल्स इधर फोर्स लगाएंगे। इस डायरेक्शन में अपन कह रहे कि सभी डायरेक्शन में इक्वल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ए पर नेट फोर्स बेटा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सभी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और सभी मॉलिक्यूल्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल क्या होगा, जीरो। अगर हम बी मॉलिक्यूल्स की बात करें तो बी पर कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में होगा बेटा, मतलब अपन कह रहे कि बी पर अगर हमें फोर्स की बात करता हो तो रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड होगा, बट ए की कंपेरेटिव थोड़ा फोर्स उस पर लगेगा और नेट फोर्स कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड, क्योंकि ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल्स कम है। अगर मैं सी मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ तो सी मॉलिक्यूल्स पर नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, ऐसे बेटा। ये अपन कह रहे कि सी पर नेट फोर्स, तो सबसे ज्यादा फोर्स किस पर लगेगा, सी मॉलिक्यूल्स पर। जो सरफेस है, सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स है, उस पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, और फोर्स लगता कहाँ पे लग रहा है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी, according to molecular theory, molecular theory, the net force on molecules A is zero, hence the surface tension in the liquid will be zero, will be zero। अगर अपन कह रहे कि when we move towards the surface, the force will increase and it will be towards downward direction, downward direction। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा बेटा। at the surface molecules at the surface molecule, the force will be maximum, force will be maximum। at the surface molecules the force will be maximum, मतलब मैं ये कह सकता हूँ the surface tension, the surface tension is purely surface property, purely surface property। तो ये मॉलिक्यूलर थ्योरी से आपने इस सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन किया कि सरफेस पर फोर्स एग्जिस्ट करता है, लिक्विड के अंदर नेट फोर्स जीरो हो जाता है। तो हमने कहा कि सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है सरफेस पर लिक्विड की सरफेस पर एक लाइन ड्रॉ करें तो यूनिट लेंथ में लगने वाले फोर्स को अपन सरफेस टेंशन कहेंगे।
अभी यहाँ पे अपन देखेंगे सरफेस टेंशन के बाद में सरफेस एनर्जी। तो नेक्स्ट टर्म अपन डिफाइन करेंगे सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी को ई एस से अपन डिनोट करेंगे। अभी सरफेस एनर्जी है क्या, तो जैसे अपन कह रहे कि एक वायर फ्रेम है, इस वायर फ्रेम पर एक स्लाइडर हमने लिया, ये एक स्लाइडर है। इनिशियली स्लाइडर बेटा यहाँ पे था, ये t इक्वल्स टू 0 पे स्लाइडर यहाँ पे था और t टाइम पर स्लाइडर यहाँ पे आया। देखो क्या किया, एक वायर फ्रेम है और इस वायर फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डिप किया। जब सोप सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो यहाँ पे सोप फिल्म बनेगी बेटा, ये अपन करें किस टाइप से सोप फिल्म बनेगी, इस टाइप से सोप फिल्म बनेगी। और वो सोप फिल्म क्या करेगी, तो अपन कह रहे इसके एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगी। ये जैसे एक सोप फिल्म है और सोप फिल्म अपन कह रहे कि अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगी, इस टाइप से बेटा फोर्स लगाएगी, उसकी टेंडेंसी एरिया को मिनिमम करने की रहेगी। तो ये अपन कह रहे कि फोर्स है। अभी हमने क्या किया बेटा, इस स्लाइडर पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया। तो अभी अपन कह रहे जब एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस करेंगे तो सोप फिल्म बेटा उसका एरिया इंक्रीज होगा, इस टाइप से अपन कह रहे कि इसका एरिया इंक्रीज हुआ। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सरफेस एनर्जी को अगर अपन डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, the work done by the external force is stored in the form of surface energy. The work done by the external force is stored in the form of surface energy. वो वर्क डन बेटा सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। कैसे, तो हम ये कह सकते हैं सरफेस एनर्जी वर्क डन बाय फोर्स एफ के इक्वल होगा बेटा। और फोर्स क्या होता है, तो फोर्स को अपन कह सकते हैं, सॉरी वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ इनटू एक्स के इक्वल होगा बेटा। अभी एफ की वैल्यू क्या है, तो जैसे ये अपने पास स्लाइडर है, ये स्लाइडर है, इधर बेटा फोर्स एफ लग रहा है और सरफेस टेंशन के कारण इसकी लेंथ बेटा एल के इक्वल है। जो स्लाइडर है उस स्लाइडर की लेंथ एल है। तो हम कह रहे कि इस सरफेस टेंशन के कारण टी इंटू एल बेटा फोर्स इधर लगेगा। देखो दो सरफेस है, जब सॉफ्ट फिल्म की बात करेंगे तो सॉफ्ट फिल्म पे दो फ्री सरफेस है, एक सरफेस इधर बनेगी तो दूसरी सरफेस इधर बनेगी। टी इंटू एल फोर्स बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पे लगेगा, ये टी इंटू एल इधर फोर्स लगा और टी इंटू एल इसके पीछे लगेगा। तो टोटल जो फोर्स है वो फोर्स बेटा टू टी इंटू एल के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो टू टी एल के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपने इसको लिखा बेटा एफ को टू टी एल इंटू एक्स, यस बेटा ये टी इंटू बेटा टू एल इंटू एक्स बेटा। तो देखो एल इंटू एक्स बेटा ये एरिया हो गया, ये एल इंटू एक्स एरिया हो गया और एल इंटू एक्स इसके पीछे का एरिया हो गया। तो टोटल अपन कह रहे हैं कि हम इसको लिख सकते हैं टी इंटू एरिया इंक्रीमेंट डेल्टा ए बेटा, ये ई एस के इक्वल होगा। ई एस इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा ए के इक्वल होगा। ये सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है। तो सरफेस एनर्जी क्या होगा, हम इसको कह सकते हैं ई एस इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीमेंट इन एरिया बेटा।
इंक्रीमेंट इन एरिया। ES जो है सरफेस एनर्जी, वो होगा सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीमेंट इन एरिया। टोटल कितना एरिया इंक्रीज हुआ उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। अभी इसको न्यूमेरिकली बेटा एक नोट करके अपन लिखेंगे कि जैसे हमने कहा बेटा सरफेस एनर्जी T इंटू डेल्टा ए के इक्वल है। अगर अपन कह रहे कि एफ एरिया इंक्रीमेंट 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल है तो सरफेस टेंशन ES वो बेटा सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के इक्वल होगा। तो अपन इसको इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन व्हेन एरिया इंक्रीमेंट इज 1 मीटर स्क्वायर। तो उसको अपन कह सकते हैं द सरफेस एनर्जी numerically the surface energy numerically equal to the surface tension when numerically equal to the surface tension when the area increment is 1 मीटर स्क्वायर। जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा तो अपन कह रहे कि सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के इक्वल होगा। सेकेंड पॉइंट का, कोई भी लिक्विड है उस लिक्विड की टोटल एनर्जी सरफेस एनर्जी और हीट एनर्जी के फॉर्म में होता है और कांस्टेंट रहती है। तो टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड that is equal to sum of surface energy plus heat energy। सरफेस एनर्जी प्लस हीट एनर्जी और वो बेटा कांस्टेंट रहती है। टोटल किसी लिक्विड की एनर्जी सरफेस एनर्जी और हीट एनर्जी के सम के इक्वल होती है और हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर बेटा अपन कह रहे कि सरफेस एनर्जी इंक्रीज होती है, एरिया अगर इंक्रीज होगा तो सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगी। तो अभी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर लिक्विड की सरफेस एनर्जी इंक्रीज होती है तो हीट एनर्जी को डिक्रीज होना पड़ेगा। हीट एनर्जी विल डिक्रीज बेटा। एरिया इंक्रीज होगा तो सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगी, सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगी तो हीट एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर एक वाटर की बड़ी ड्रॉपलेट है, उस बड़ी ड्रॉपलेट को स्मॉल टाइनी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करेंगे तो हम कहेंगे कि हीट रिलीज होगी, क्योंकि सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एरिया इंक्रीज हुआ तो सरफेस एनर्जी इंक्रीज हुई तो हीट एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज। मतलब अपन कह रहे हैं कि जैसे वाटर कूलर है और वाटर कूलर में अपने गर्म पानी भरा है, फिर भी हवा वो ठंडी देगा। रीजन क्या है कि जब गर्म वाटर का जो पानी गर्म वाटर है वो अपन कह रहे कि अगर टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, तो सरफेस एनर्जी बढ़ गई। तो सरफेस एनर्जी बढ़ने के कारण उसका हीट एनर्जी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जैसे फाउंटेन्स का पानी है, फाउंटेन्स का पानी हमेशा ठंडी हवा देता है चाहे पानी गर्म हो। रीजन क्या है, सरफेस एनर्जी बढ़ जाता है तो अपन कह रहे कि हीट एनर्जी डिक्रीज होगा। और अगर इसका उल्टा, अगर हीट एनर्जी बढ़ रहा है, हम किसी पानी को गर्म कर रहे हैं तो हीट एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब सरफेस एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा है, ये अपन कह रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड वो सरफेस एनर्जी प्लस हीट एनर्जी के सम के इक्वल होता है और कांस्टेंट रहती है। सरफेस एनर्जी बढ़ेगा तो हीट एनर्जी कम होगा। जैसे मिट्टी का जो पॉट होता है उसमें अगर पानी अपन भरेंगे तो ठंडा होता है। रीजन क्या है, मिट्टी के पॉट में इनफाइनाइट टाइनी होल्स होते हैं
और वो होल्स के कारण अपन कह रहे कि एयर के कांटेक्ट में आएगा, मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो हीट एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसलिए पानी का ठंडा होने का रीजन क्या है, उसमें इनफाइनाइट पोरस, मतलब इनफाइनाइट टाइनी होल्स होते हैं, जिसे अपन कह रहे पोरस। अगर आप मटके को सीमेंट से कवर कर ले, मिट्टी का बर्तन है और सीमेंट से अपन कवर कर ले, तो उसमें पानी ठंडा होना बंद हो जाएगा, पानी ठंडा नहीं होगा। पानी ठंडे होने का रीजन क्या है, उसमें पोरस होना और उसमें टाइनी होल्स होना, ये अपन कह रहे कि उसका रीजन है। अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से इनफाइनाइट सॉरी एन नंबर ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स है, ये अपन कह रहे कि एन ड्रॉपलेट्स है। रेडियस बेटा अपन कह रहे कि आर है, सरफेस टेंशन टी है, डेंसिटी इसकी रो के इक्वल है, और ये ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, मतलब एन ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं। और अपनी को पूछा गया कि फाइंड द इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट होगा वो अपनी को फाइंड करना। फाइंड द इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। ये अपन कह रहे कि एन वाटर ड्रॉपलेट्स है, तो उसके कारण कितना टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि बेटा हमने कहा कि सरफेस एनर्जी बड़ी ड्रॉप बनाएंगे तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो हीट एनर्जी को, सरफेस एनर्जी कम हो रहा है तो हीट एनर्जी बढ़ना पड़ेगा। जितनी सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी हीट एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे बेटा अपन ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा ई एस के इक्वल होगा, सरफेस एनर्जी में डिक्रीमेंट के इक्वल होगा। और डेल्टा क्यू को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, एम एस डेल्टा थीटा। एस अपन कह रहे कि इसकी स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट वो एस के इक्वल है, स्पेसिफिक हीट। तो बेटा अपन ने इसको लिखा एम एस डेल्टा थीटा, वो डेल्टा क्यू है। और डेल्टा ई एस को अपन लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इंटू डेल्टा ए, एरिया डिक्रीमेंट। तो इसको बेटा अपन लिख रहे हैं एम एस डेल्टा थीटा इक्वल्स टू बेटा टी, एरिया को अपन लिखेंगे इनिशियली एन ड्रॉप्स हैं और एक ड्रॉप का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। फाइनली अपन कह रहे कि एक बड़ी ड्रॉप बन रहा है, उसका रेडियस सपोज कैपिटल आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। हमें बेटा स्मॉल आर दिया हुआ है, कैपिटल आर दिया हुआ नहीं है, तो कैपिटल आर को देखो क्या लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम को कंजर्व करेंगे। इनिशियल बेटा अपन कह रहे एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये इनिशियल वॉल्यूम है, और फाइनल वॉल्यूम बेटा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब के इक्वल होगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मीन्स यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि कैपिटल आर इक्वल्स टू एन टू दी पावर 1/3 इंटू आर के इक्वल होगा। ये वैल्यू बेटा अपन रखेंगे और मास को अपन लिख सकते हैं एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो एस इंटू डेल्टा थीटा इक्वल्स टू बेटा अपन इसको लिख सकते हैं टी इंटू 4 पाई एन आर स्क्वायर माइनस एन टू दी पावर 2/3 आर स्क्वायर बेटा। इस यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से ये बेटा आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इस हमें डेल्टा थीटा चाहिए, तो हम ये लिख सकते हैं 3t अपॉन रो एस, एन से एन कैंसिल आउट बेटा, 1 माइनस एन टू दी पावर -1/3 बेटा, 3 ऊपर, ठीक है। ये बेटा अपन कह रहे कि इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर होगा, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर।
ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेंडर इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 के इक्वल है, और जब अपन कह रहे कि उसको किसी लिक्विड के अंदर इस टाइप से डीप किया है तो लिक्विड राइज हो रहा है। सपोज h हाइट से लिक्विड राइज किया, अपनी को पूछा गया है कि कितना लिक्विड राइज हुआ, उसकी हाइट अपनी को कैलकुलेट करना है। अभी देखो लिक्विड राइज कौन करेगा, तो हम कह रहे हैं कि सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स लिक्विड को राइज करेगा। तो एक तो बेटा अपन कह रहे कि ये कांटेक्ट लेंथ है T इंटू 2πr1, दूसरी कांटेक्ट लेंथ बेटा ये है, जहां जहां लिक्विड कंटेनर के कांटेक्ट में होगा वहां पे सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा। तो हमें H फाइंड करना, तो हम ये कह सकते हैं T इंटू 2πr1 प्लस T इंटू 2πr2। ये फोर्स ऊपर की तरफ, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला फोर्स सरफेस टेंशन इंटू कॉन्टेक्ट लेंथ होता है। कॉन्टेक्ट लेंथ सरकमफेरेंस के बराबर होगी, तो T इंटू 2πr1 प्लस T इंटू 2πr2 इक्वल्स टू बेटा M इंटू जी के इक्वल होगा। मीन्स इसको अपन कह सकते हैं 2πt r1 प्लस r2 बेटा इक्वल्स टू M इंटू जी। मास को क्या लिखेंगे, मास को अपन लिख सकते हैं पाई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बेटा, तो इसको अपने का पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू बेटा रो इंटू जी, ये mg हो गया। अभी r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो 2πt r1 प्लस r2 सॉरी इंटू एच होगा बेटा, वॉल्यूम इंटू तो एरिया इंटू एच, r1 प्लस r2 इक्वल्स टू पाई r2 माइनस r1 इंटू r2 प्लस r1 इंटू एच इंटू रो इंटू जी। r1 प्लस r2 से r1 प्लस r2 कैंसिल आउट, हमें बेटा h फाइंड करना है, पाई से पाई भी कैंसिल आउट, तो h इक्वल्स टू अपने को मिला 2t अपॉन रो जी इंटू r2 माइनस r1 के इक्वल होगा। ये हाइट रेज्ड इन सिलेंडर है, इतनी हाइट तक अपन कह रहे कि लिक्विड राइज करेगा। क्लियर। नेक्स्ट बेटा Yes. यहाँ पे देखेंगे दैट इज एक्सेस प्रेशर। नेक्स्ट अपन टर्म डिफाइन कर रहे हैं एक्सेस प्रेशर इन वाटर बबल। एक्सेस प्रेशर इन वाटर बबल। वाटर बबल में अपन एक्सेस प्रेशर देखेंगे, और एक्सेस प्रेशर देखो किस टाइप से, ये जैसे अपने पास एक वाटर बबल है, वाटर बबल का मतलब वाटर के अंदर बबल है, तो बाहर क्या होगा, वाटर होगा। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं इस वाटर बबल के अंदर जैसे सरफेस टेंशन के कारण ये अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहेगा बेटा, ऐसे बेटा फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन के कारण। और अभी अपन कह रहे कि अंदर का प्रेशर बेटा पी एन है, बाहर का प्रेशर पी नॉट है, और सरफेस टेंशन के कारण भी बेटा फोर्स लगेगा। हमें सरफेस टेंशन एक्सेस प्रेशर फाइंड करना, मतलब इनर प्रेशर और आउटर प्रेशर है वो फाइंड करना है, पी एक्सेस बेटा। और पी एक्सेस बेसिकली होता क्या, इनर प्रेशर माइनस आउटर प्रेशर, ये अपने को फाइंड करना। तो उसके लिए देखो अपन क्या कर रहे हैं, ये जैसे इस बबल को हमने दो पार्ट में इस टाइप से हाफ डिवाइड किया, और जब अपन हाफ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो प्रेशर है बेटा एक्सेस प्रेशर, जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा उसके कारण फोर्स लगेगा। और फोर्स क्या होता है, एक्सेस प्रेशर इनटू बेटा एरिया, प्रोजेक्शन एरिया, इसकी रेडियस आर के इक्वल है। और सरफेस टेंशन के कारण ये इक्विलिब्रियम में है बेटा, और इक्विलिब्रियम में है तो हम ये कहेंगे कि फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम
of the bubble force due to excess pressure force due to excess pressure will be equal to force due to surface tension. Force due to surface tension. एक्सेस प्रेशर के कारण फोर्स क्या होगा? तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं पी एक्सेस इंटू बेटा प्रोजेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू सरफेस टेंशन के कारण बेटा टी इंटू 2 पाई आर, टी इंटू कॉन्टेक्ट लेंथ। तो 2 पाई आर कौन सा बेटा? ये सरकमफेरेंस, जिसके कारण वो मिनिमाइज करना चाहेगा एरिया, बट एक्सेस प्रेशर के कारण वो मिनिमम होने नहीं दे रहा, इक्विलिब्रियम में है। यहाँ से पाई आर कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिला पी एक्सेस दैट विल बी इक्वल्स टू 2t अपॉन आर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका एक्सेस प्रेशर होगा। एक्सेस प्रेशर अपन कह रहे कि वाटर बबल के अंदर 2t अपॉन आर होता है, मतलब पी एक्सेस होता क्या है? तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं इनर प्रेशर माइनस आउटर प्रेशर इक्वल्स टू 2t अपॉन आर के इक्वल मिला। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वाटर बबल के अंदर का जो प्रेशर है वो पी आउट प्लस 2t अपॉन आर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि अंदर का प्रेशर होगा। अभी हम नोट करके लिखेंगे, वाटर बबल की जगह अगर सोप बबल है और सोप बबल में अपनी को एक्सेस प्रेशर पूछा जाए तो हम कहेंगे सोप बबल में दो फ्री सरफेस होती है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं इन सोप बबल, मतलब सोप बबल कहाँ पे होता है? एयर में होता है, तो अंदर भी एयर बाहर भी एयर, तो फ्री सरफेस कितनी हुई? दो हुई। इन सोप बबल there will be two free surface, there will be two free surfaces, hence p एक्सेस, जब दो फ्री सरफेस हैं तो p एक्सेस भी डबल हो जाएगा, मतलब 4t बाई आर के इक्वल होगा। सो बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर 4t बाई आर के इक्वल होगा, मतलब अंदर का प्रेशर माइनस आउटर प्रेशर वो 4t अपॉन आर के इक्वल है। और यहाँ से अपन कह सकते हैं कि इनर प्रेशर दैट विल बी इक्वल्स टू आउटर प्रेशर प्लस 4t अपॉन आर के इक्वल होगा। इनर प्रेशर माइनस आउटर प्रेशर और वो 4t अपॉन पी इन माइनस पी आउट 4t बाई आर के इक्वल होगा। तो सोप बबल का एक्सेस प्रेशर कितना हुआ? 4t बाई आर, और वाटर बबल का एक्सेस प्रेशर कितना होगा? 2t बाई आर। वाटर बबल का मतलब वाटर के अंदर बबल है, और सोप बबल का मतलब अपन कह रहे कि एयर के अंदर बबल है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? और जब अपन कह रहे कि कोई भी सरफेस है, कॉनकेव सरफेस का जो प्रेशर है वो हमेशा बेटा ज्यादा होगा। जैसे नोट में सेकेंड पॉइंट अगर देखे, अगर कोई लिक्विड सरफेस बेटा ऐसे है, कॉनकेव सरफेस है ना, ये कॉनकेव सरफेस है, स्फेरिकल अपन कह रहे कि इस टाइप से है, तो यहाँ का प्रेशर ये ओपन टू स्फेयर है, जैसे इस टाइप से अपन कह रहे कि सरफेस है, एक ट्यूब है, तो यहाँ का प्रेशर बेटा कितना हो गया? पी नॉट हो गया। तो हम कहेंगे इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? पी नॉट माइनस 2t बाई आर बेटा। एक्सेस प्रेशर हमेशा कॉनकेव सरफेस का ज्यादा होता है। अभी यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तभी तो कॉनकेव हुई, तो अपन कह रहे कि उसके नीचे का प्रेशर 2t बाई आर, दोनों का डिफरेंस 2t बाई आर होना चाहिए। अगर इसी के अंदर कुछ इस टाइप से बेटा सरफेस है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस इसका कॉन्वेक्स है, और यहाँ का अगर अपन कह रहे कि ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा? पी नॉट प्लस 2t बाई आर।
क्योंकि कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ पे बेटा प्रेशर ज्यादा तभी तो ये कॉनकेव शेप हुआ, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तभी तो ये कॉनकेव शेप हुआ। तो इसलिए अपन कह रहे कि इस टाइप से एक्सेस प्रेशर अपन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? यस। अभी जैसे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं। अगर दो सोप बबल है, जैसे अपन कह रहे कि एक का सोप बबल ऑफ रेडियस r1 है, दूसरा सोप बबल ऑफ रेडियस r2 है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, दोनों सोप बबल है, ये r1 ये बेटा r2 है और ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं, ये सोप बबल है। जब ये दोनों बबल आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो अपने को पूछा गया है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कॉमन जो सरफेस होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वो अपने को फाइंड करना है। इस दोनों में बेटा प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जिसका रेडियस ज्यादा है उसका प्रेशर ज्यादा है। तो ये अपन कह रहे कि रेडियस ज्यादा है, तो इसमें सरफेस बेटा कुछ इस टाइप से हो जाएगी। सॉरी, इस सरफेस को ये थोड़ा सा प्रेस करेगा और ये बेटा अपन कह रहे दो बबल जब कांटेक्ट में आएंगे तो कुछ इस टाइप से सरफेस होगी। एक मिनट एक मिनट, इसका प्रेशर ज्यादा है, ये कॉनकेव शेप होगा इधर। जो छोटा वाला बबल है उसकी बेटा अपन कह रहे कि प्रेशर उसके अंदर ज्यादा होगा तो कॉनकेव शेप उसकी तरफ होगा, मतलब ऐसे अपन कह रहे कि सरफेस होगी और ये बड़ा वाला बबल ऐसे इससे जॉइंट होगा। ये बेटा अपन कर, अभी देखो इसमें कैसे अपन फाइंड करेंगे इसका कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें पूछा गया है कि फाइंड द कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये अपने को फाइंड करना है। अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा। हम कह रहे कि बाहर का प्रेशर ओपन टू एटमोस्फेयर है तो पी नॉट होगा, अंदर का प्रेशर बेटा पी नॉट प्लस 4T/R होता है, ये R1 हो गया। इस बबल के बाहर का प्रेशर पी नॉट और अंदर का प्रेशर एक्सेस बेटा 4T/R2। अभी हमने कहा था कि अंदर का प्रेशर पी नॉट प्लस 4T/R होता है, तो ये पी नॉट अपॉन 4T/R2 हो गया। अभी हम कह रहे कि किसका प्रेशर, कौन सा प्रेशर ज्यादा बेटा, ये वाला प्रेशर ज्यादा है, छोटे वाला जो बबल है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जब एक्सेस प्रेशर की बात करेंगे तो पी नॉट प्लस 4T/R1, ज्यादा प्रेशर में से कम प्रेशर को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी नॉट प्लस 4T/R2 और उसका डिफरेंस है वो 4T/R कॉमन के इक्वल होगा। एक्सेस प्रेशर बेटा क्या होता है 4T/R होता है, तो हमने लिख दिया 4T/R। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर RC है तो RC लिख दिया, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट, मीन्स ये बेटा अपने को मिला 4T/R1 माइनस 4T/R2 इक्वल्स टू 4T/RC। 4T से 4T कैंसिल आउट हो गया, मीन्स 1/RC दैट विल बी इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। तो कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा हमें मिला R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 के इक्वल होगा। ये कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्लियर
क्वेश्चन हमें कह रहा है if two soap bubbles coalesce and form a single bubble in a space then find the common then find the radius R इफेक्टिव, वो बेटा अपने को फाइंड करें। अभी देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को कंजर्व करेंगे। देखो जो एयर बेटा पहले इसमें थी वही एयर फाइनल इसमें होगा, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन मोल कंजर्व करेंगे, मतलब Ni इक्वल्स टू Nf के इक्वल होगा। अभी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, तो हम ये कह सकते हैं P1V1। टेम्परेचर बेटा इस पूरी प्रोसेस में कांस्टेंट रखेंगे, तो P1V1 अपॉन RT ये फर्स्ट का हो गया, P2V2 अपॉन RT वो सेकेंड बबल का हो गया, एंड P3V3 अपॉन RT वो थर्ड बबल का हो गया। RT तीनों में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब मोल कंजर्वेशन में हम ये कह सकते हैं P1V1 प्लस P2V2 इक्वल्स टू P3V3 के इक्वल होगा। अब बेटा P1V1 ये कितना है, तो देखो अपन कैसे कहेंगे, हम कहेंगे कि स्पेस के अंदर बेटा आउटर प्रेशर 0 लेंगे, अंदर का प्रेशर 4T/R1 होता है, इसका ये प्रेशर 0, ये प्रेशर 4T/R2 होगा। फिर बेटा अपन कह रहे कि ये प्रेशर 0 और इस प्रेशर को अपन 4T/R इक्वलेंट कहेंगे। तो अभी अपन P1 की जगह वैल्यू रखा बेटा 4T/R1, वो अंदर का प्रेशर है, उसका वॉल्यूम 4/3πR1 क्यूब, फिर बेटा 4T/R2, और यहाँ पे अपन कह रहे कि वॉल्यूम 4/3πR2 का क्यूब, फिर बेटा अपन लिखेंगे इक्वल्स टू 4T/R इक्वलेंट इनटू वॉल्यूम 4/3 √R1² प्लस R2² के इक्वल होगा। क्लियर बेटा? Yes. अभी एक और एग्जांपल बेटा अपन देखेंगे। अगर ये स्पेस नहीं होता और अपन कह रहे कि हम एटमॉस्फेयर के अंदर ही, ये जैसे एक बबल है, सोप बबल है, उसकी रेडियस स्मॉल ए है, एक दूसरा सोप बबल है, और ये दोनों मिलकर एक तीसरा सोप बबल बेटा बना रहे हैं। हमें कहा गया बेटा कि दो सोप बबल, इसका रेडियस ए है, इसका बी है, दोनों आपस में मिलकर एक सी रेडियस का बबल बना रहे हैं, और हमें कहा गया है कि फाइंड द सरफेस टेंशन, फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन क्या है, और हमें गिवन है P0 बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, और ये ए है, बी है, ये बेटा अपन कह रहे कि सी के इक्वल है। अभी देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि इसमें भी सेम नंबर ऑफ मोल्स को कंजर्व करेंगे बेटा, Ni इक्वल्स टू बेटा Nf, ये नंबर ऑफ मोल्स को अपने कंजर्व किया, नंबर ऑफ मोल्स को कंजर्व करेंगे तो वही बेटा P1V1 प्लस P2V2
इक्वल्स टू P3 V3। अब बेटा P1 क्या है, तो अपन कह रहे कि ये प्रेशर P0 है, तो अंदर का प्रेशर कितना होगा, P0 प्लस 4T/A बेटा। यहाँ का प्रेशर P0 है, तो ये प्रेशर क्या है, P0 प्लस 4T/B बेटा। अंदर का प्रेशर हमेशा 4T/R से ज़्यादा होता है सोप बबल में। बाहर का प्रेशर P0, तो ये बेटा प्रेशर हुआ P0 प्लस 4T/C। हम वैल्यू रखते हैं, P1 की जगह बेटा P0 प्लस 4T/A इंटू वॉल्यूम 4/3πA³ प्लस P2, वो अपने पास है P0 प्लस 4T/B इंटू वॉल्यूम 4/3πB³ इक्वल्स टू P0 प्लस 4T/C इंटू 4/3πC³। अभी देखो यहाँ से 4/3π से 4/3π कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, P0 ये बेटा A³ प्लस B³ माइनस C³, और इस डायरेक्शन बेटा अपन इसको लिख सकते 4T² माइनस A² माइनस B²। हमें बेटा क्या चाहिए, सरफेस टेंशन T चाहिए, तो T इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं P0 A³ प्लस B³ माइनस C³ अपॉन 4C² माइनस A² माइनस B² के इक्वल होगा। ये बेटा सरफेस टेंशन की वैल्यू होगा। इसे पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करें कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स किसे कहेंगे, तो हम कह रहे हैं द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको अपन कोहेसिव फोर्स कहेंगे। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स between same type of molecules is called cohesive force. The intermolecular force between same type of molecules is called cohesive force. फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा अपन कह रहे कि जो मरकरी है, मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स होता है, इसलिए अपन कह रहे कि मरकरी कम स्टिक होता है, किसी मटेरियल के साथ में कम चिपकता है। आप मरकरी को एक बार फ्लोर पे डाल दोगे तो भी आप कलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं द मरकरी हैज the maximum cohesive force. मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स। और इस कोहेसिव फोर्स के कारण ही अपन कह रहे कि अगर दो मरकरी ड्रॉपलेट को अपन मिलाएंगे तो स्फेरिकल हो जाती है, दो ड्रॉप मिलकर फर्दर एक स्फेरिकल ड्रॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि ड्यू टू कोहेसिव फोर्स टू mercury drops after collapse becomes
स्फेरिकल अगेन बेटा, दो ड्रॉप मिलकर वापस बेटा कैसी हो जाएगी, स्फेरिकल हो जाएगी। कोहेसिव फोर्स के बाद में अपन बात करेंगे एडहेसिव फोर्स। तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको अपन एडहेसिव फोर्स कहेंगे। इस यहाँ पे पर कह रहे हैं द फोर्स बिटवीन टू different types of molecules is called adhesive force. The force between two different types of molecules is called adhesive force. अब बेटा इसका एप्लीकेशन अगर देखें, इसका एग्जांपल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे राइटिंग ऑन अ बोर्ड पर हम मार्कर इंक से लिखते हैं, वो लिखना किसके कारण पॉसिबल होता है, ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। क्योंकि अपन कह रहे वही अगर हम ग्लास प्लेट पर अगर लिखना चाहे मार्कर से तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ग्लास प्लेट पर इंक स्टिक नहीं होती है, चिपकती नहीं है, एडहेसिव फोर्स उसका काम होता है। वही व्हाइट बोर्ड पे अपन इजीली लिख पाते हैं। चौक से अपन ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो वो भी किसके कारण पॉसिबल होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे एग्जांपल में अपन ये कह सकते हैं राइटिंग ऑन बोर्ड इज पॉसिबल ड्यू टू strong adhesive force between ink and board. इंक एंड बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे अगर इंक से लिखते हैं तो इंक और बोर्ड के बीच में जो स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स है उसी के कारण अपन लिख पाते हैं। अभी बेटा एक यहाँ पे टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज कांटेक्ट एंगल। करते हैं कांटेक्ट एंगल क्या है। तो कोई भी लिक्विड सरफेस है, ये जैसे अपन कह रहे कि एक लिक्विड है, लिक्विड को अपने सरफेस पर ये बेटा इस टाइप से अपने लिक्विड ड्रॉप को सरफेस पर गिराया, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जो कांटेक्ट सरफेस एंड टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस, उसके बीच का जो एंगल है उसको अपन कांटेक्ट एंगल कहेंगे। मतलब एंगल को अपन डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं द एंगल बिटवीन कांटेक्ट सरफेस and the tangent drawn the angle between contact surface and the tangent drawn to the liquid surface is called contact angle. जैसे बेटा अपन कह रहे कि लिक्विड सरफेस है, यहाँ पे ये कांटेक्ट सरफेस हो गया और ये बेटा टेंजेंट हो गया, ये अपन कह रहे कि इसका कांटेक्ट एंगल है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जो कांटेक्ट एंगल है वो बेटा एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल है। और जब कांटेक्ट एंगल एक्यूट एंगल होता है तो हम कहेंगे adhesive force is greater than cohesive force होगा। adhesive force is greater than cohesive force, इसका मतलब वो लिक्विड सरफेस को ज्यादा वेट करेगा, ज्यादा एरिया को वेट करेगा, कांटेक्ट में ज्यादा आएगा सरफेस के। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि अगर जैसे ये बेटा किसका नेचर होता है, वाटर का, वाटर के लिए कुछ इस टाइप से अपन कह रहे कि उसका जो कांटेक्ट एंगल है वो एक्यूट होता है। वही अगर मर्करी की ड्रॉप को अपन इस टाइप से बेटा लिक्विड पर सरफेस पर गिराएंगे
तो वो इस टाइप से स्फेरिकल होगी, ज़्यादा स्फेरिकल होगी वाटर की कंपेरेटिव। यहाँ पे बेटा ये कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया, ये टेंजेंट हो गया, और उसके बीच का जो एंगल है तो बेटा अपन क्या कहेंगे, तो ये कॉन्टैक्ट एंगल थीटा सी है। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें कॉन्टैक्ट एंगल कैसा बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब थीटा सी ग्रेटर देन 90 डिग्री। और जब थीटा सी ऑब्ट्यूस होता है उस केस में अपन कहेंगे कोएसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एडेसिव फोर्स। कोएसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स। ये सरफेस के साथ में कम स्टिक होगा बेटा, सरफेस के साथ में कम स्टिक होगा। तो इस टाइप से अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि जब, जैसे एक नोट करके बेटा लिखे कि अगर कोई लिक्विड उसका कांटेक्ट एंगल एक्यूट है तो उसका मिनीस्कस, किसी जैसे एक ग्लास ट्यूब है और ग्लास ट्यूब को अपन लिक्विड के अंदर इमर्ज करें और उसका कांटेक्ट एंगल बेटा एक्यूट है, तो ये मिनीस्कस कॉनकेव होगा बेटा। इसको अपन कहेंगे कॉनकेव मिनीस्कस, कॉनकेव मिनीस्कस। इसमें कांटेक्ट एंगल देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये कांटेक्ट सरफेस और ये टेंजेंट, ये थीटा सी, और लिक्विड राइज करेगा। वही अपन कह रहे कि अगर अपन कह रहे कि इस टाइप से ये सरफेस है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, तो उस केस में अपन कह रहे कि मिनीस्कस बेटा कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिनीस्कस होगा। ये कॉन्वेक्स हुआ। यहाँ पे अगर अपन देखें ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये बेटा टेंजेंट है, तो थीटा सी ऑब्ट्यूस हो गया। तो वाटर हमेशा ट्यूब के अंदर राइज करेगा और बेटा मरकरी जो है वो फॉल डाउन होगा, और मरकरी की जो मिनीस्कस है वो कॉन्वेक्स मिनीस्कस होगा। वाटर का मिनीस्कस कॉनकेव होगा और मरकरी का कॉन्वेक्स होगा। तो एक सिंपल डेफिनेशन आपने डिफाइन किया। अभी अपन पढ़ेंगे कैपिलरिटी, जो हमारा मेजर टॉपिक है और लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। तो यहाँ से बेटा अभी अपन स्टार्ट करते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी होता है क्या, उसको पहले अपन डिफाइन करेंगे, और कैपिलरिटी पढ़ने से पहले कैपिलरी ट्यूब को अपन डिफाइन करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर बेटा कैपिलरी ट्यूब आपने देखा होगा, ये वेरी थिन ट्यूब होती है, ये बहुत ही थिन ट्यूब होती है, उसको अपन कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब का मतलब होता है ए वेरी थिन ट्यूब is called capillary, a capillary tube is called capillary tube, a very thin tube is called capillary tube। अभी यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे बेटा कैपिलरिटी। तो जब इस थिन ट्यूब को किसी लिक्विड के अंदर अपन डिप करेंगे तो लिक्विड या तो राइज हो जाता है या ट्यूब के अंदर फॉल हो जाता है, उस एक्शन को अपन कैपिलरिटी कहेंगे। मतलब अपन कह रहे कि व्हेन वी डिप a capillary tube in a liquid, then the liquid the liquid when we dip a capillary tube in a liquid, then the liquid in capillary tube may rise or fall, may rise or fall. This action is called
कैपिलरी टी। इसको अपन कैपिलरी टी कहेंगे। अभी यहाँ पे अपन देखेंगे कैपिलरी राइज बेटा कि हाइट कैपिलरी राइज अपन देख रहे, कैपिलरी ट्यूब के अंदर कितना लिक्विड राइज करेगा उसको अपन कैपिलरी राइज कहेंगे। देखो कैसे, ये जैसे अपने पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल किया है। एक कैपिलरी ट्यूब है, उसको बेटा इस टाइप से अपने, ये वैसे थिन ट्यूब है बट अपन उसको थोड़ा थिक दिखाते हैं। और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि जब लिक्विड राइज होगा तो इस टाइप से अपन कह रहे ये लिक्विड राइज हुआ। हमें पूछा गया कि कितनी हाइट तक लिक्विड राइज होगा, वो हाइट बेटा अपने को कैलकुलेट करना है, एच कैलकुलेट करना है। अभी देखो इसका जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट है, ये टेंजेंट हो गया, ये बेटा सॉरी ये कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये एंगल बेटा इसका कॉन्टैक्ट एंगल थीटा सी है। अभी देखो अपन फाइंड कैसे करेंगे, हम कह रहे कि यहाँ का प्रेशर पी नॉट है बेटा, ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर पी नॉट होगा। और इस सरफेस के जस्ट नीचे का यहाँ का प्रेशर देखे तो वो प्रेशर क्या होगा, पी नॉट माइनस 2T अपॉन आर बेटा, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और इस पॉइंट का प्रेशर अपन देखे बेटा एच हाइट पर नीचे, तो प्रेशर क्या होता है बेटा, एच हाइट नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा, 2T/r प्लस एच रो जी के इक्वल होगा। और यहाँ का प्रेशर बेटा ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट होगा। और हमें पता है बेटा सेम हाइट सेम लिक्विड प्रेशर सेम होता है, ये जैसे पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम लिक्विड में है और सेम हाइट पर है तो प्रेशर सेम होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ पी नॉट इक्वल्स टू पी नॉट माइनस 2T अपॉन आर प्लस एच रो जी बेटा। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, हमें हाइट एच चाहिए, एच इक्वल्स टू 2T अपॉन आर रो जी के इक्वल होगा। अब बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे हम कह रहे कि थिन ट्यूब होती है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन मेजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि ये जैसे ट्यूब है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये किस स्फीयर का बना हुआ है, ये सपोज इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, ये बेटा एंगल अपन कह रहे कि थीटा है, और यहाँ से बेटा ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये एंगल थीटा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। तो बाय ज्योमेट्री अपन कह सकते हैं कि आर कॉस थीटा वो स्मॉल आर के इक्वल होगा, तो और आर को अपन लिख सकते हैं आर अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ ट्यूब है बेटा, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। और थीटा जो है उसको अपन कहेंगे कॉन्टैक्ट एंगल। तो यहाँ पे बेटा जो कैपिटल आर है उसको अपन लिख सकते हैं स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। तो जो हाइट रेज्ड इन कैपिलरी ट्यूब वो हमें मिला 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो जी के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि हाइट रेज्ड इन कैपिलरी ट्यूब है। ये एज ए फॉर्मूला बेटा अपने को डिराइव करना भी आना चाहिए। हमें पूछा जाता है कि प्रूव दैट कैपिलरी राइज इज गिवन बाय 2T cos थीटा अपॉन आर रो जी, तो इस टाइप से अपन उसको प्रूव करना है। एच 2T cos थीटा अपॉन आर रो जी के इक्वल होगा, टी सरफेस टेंशन है, थीटा कॉन्टैक्ट एंगल, आर रेडियस ऑफ ट्यूब, रो डेंसिटी और जी ग्रेविटी एक्सीलरेशन है। अभी यहाँ पे केस स्टडी करें तो हम ये कह सकते हैं कि केस 1, इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो cos थीटा बेटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और cos थीटा पॉजिटिव है तो हाइट बेटा क्या होगा 2T cos थीटा अपॉन आर रो जी, और ये पॉजिटिव होगा।
पॉजिटिव का मतलब हाइट राइज करेगी। केस 2, अगर अपन करें कि इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो कॉस थीटा की वैल्यू बेटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। और कॉस थीटा नेगेटिव है तो h इक्वल्स टू 2t कॉस थीटा अपन आर रो जी, हाइट नेगेटिव होगा और नेगेटिव का मतलब लिक्विड फॉल होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे जब कॉस थीटा पॉजिटिव है तो लिक्विड विल राइज, और इसमें बेटा अपन कह रहे कि लिक्विड विल फॉल डाउन, लिक्विड विल फॉल डाउन। क्लियर बेटा? लिक्विड राइज करेगा, और जब अपन कह रहे कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूज एंगल है, उस केस में लिक्विड विल फॉल डाउन। क्लियर बेटा? ये कैपिलरी राइज है, कितनी हाइट तक लिक्विड राइज करेगा वो अपने यहाँ पर देखा। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया।